सभी लोगों को 11 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत। एक मिनट जरा वेट करिए। तो 11 क्लासेस प्रयागराज में सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीबी सर आज आपको एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पहले एक क्लास एल्कोहल की हो चुकी है, उसमें कई सारी चीज़ें पढ़ा जा चुकी हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले एल्कोहल की बात करेंगे। देखिए, जो टीजीटी का पेपर है वो जब होगा तो ठीक है, हम लोग तैयारी अपने से अपना वो करें। हम लोग हफ्ते में, वीक में, देखिए वीक में 3 डेज पढ़ेंगे और 3 डेज पेपर होगा। 3 दिन आपका टेस्ट होगा और 3 दिन आपकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। थ्योरी को 3 दिन पढ़ाया जाएगा और 3 डेज आपका टेस्ट हुआ करेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कल तक आपको पढ़ाया जाएगा। परसों से आपका टेस्ट है। परसों से आपको क्या कराया जाएगा? टेस्ट कराया जाएगा। तो 3 डेज जो पेपर होगा वो तो ठीक है, 3 दिन पढ़ाया जाएगा और 3 दिन आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। यह क्लासेज आपके चैनल पर पर डे 5:30 PM से 7 PM के बीच चला करेंगे। आपका जो केमिस्ट्री का टाइम टेबल है वह आपका 5:30 से 7 PM तक क्लास पर डे चला करेगी। इसमें कोई वो नहीं, कभी वो हो जाए तो अलग बात है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल बात की गई थी एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कल पढ़ा। वह कितने तरीके के एल्कोहल्स होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। प्रिपरेशन में देखिए, प्रिपरेशन में जो मुख्यतः हमारा टॉपिक्स आज प्रिपरेशन में है वह प्रिपरेशन में देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो कल हम लोगों ने कई मेथड्स पढ़े थे, आज कुछ मेथड्स और पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के जो मेथड्स बाकी थे उनमें है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा मेथड्स है? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन मेथड्स। देखिए, हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? कोई जब एल्कीन होता है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम देते हैं BH3 PHF और H2O2 OH-। तो जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए इधर H हो जाता है, इधर OH हो जाता है। इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग कर लेते हैं तो क्या बनता है? RCH2 CH2OH, अर्थात प्राइमरी एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जरा देखिए, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वाटर H+ और OH- का
एडिशन कैसे होगा, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें नोट करना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशन ऑफ एच एंड ओ एच अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, ओ सॉरी, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल। देखिए, वाटर का जो एडिशन होगा वह अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से होगा। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया जाए और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लिया जाए तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम होती है। ये तो होता है मार्कोनिक रूल। इसके अपोजिट एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि OH वहां जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड के पास कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। अधिकतम कहां है, CH2 के पास है, तो OH यहां जुड़ जाएगा। इस तरीके से RCH2CH2OH प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एडिशन योग होगा H और OH का, वो कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रीअरेंज कोई प्रोडक्ट बने, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता है, तो कहा जाता है नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, अर्थात इस पूरे रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। जबकि एडिशन ऑफ वाटर के केस में जब हम लोग हाइड्रेशन की बात कर रहे थे तो वहां पर वाटर का क्या हो जा रहा था, रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, लेकिन यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो एडिशन हो रहा है, किसका, एडिशन ऑफ H एंड OH, H एंड जो एडिशन हो रहा है H एंड OH इज सिन एडिशन। इसका अर्थ है कि जो एडिशन होगा H और OH का वह सिन एडिशन होगा। सिन का अर्थ होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में अटैक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए देखा जाए, अगर RCH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसे हम वाटर का एडिशन कराएं तो क्या रिएजेंट दिया जाए, BHF3 और THF और दूसरा H2O2 और OH माइनस है, तो बनेगा क्या, RCHCHCH और इधर ये H और OH हमारा कैसा होना चाहिए, एक डायरेक्शन में होने चाहिए। एक डायरेक्शन का अर्थ है कि दोनों एक ही दिशा में जुड़े होने चाहिए। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, दोनों एक डायरेक्शन में जुड़ेंगे। अगर ऐसा एडिशन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, सिन एडिशन कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डैश डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन,
देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट्स है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, यह भी एल्कीन से एल्कोहल बनाने का एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमने लिया कोई एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको देते हैं मरकरी एसीटेट OCOCH3, ठीक। इसे क्या देते हैं हम, मरकरी एसीटेट एंड वाटर। जो प्रोडक्ट बनता है RCHHG OCOCH3CH3। जब इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड देते हैं, इधर देखिए, ये जब ब्रेक करता है मरकरी तो देता है HgOCOCH3 प्लस CH3COO माइनस होता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, Hg प्लस यहां पर अटैक करेगा और H प्लस इसका आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सिंपली क्या हो गया, ये हो गया हमारा, जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो RCHOH CH3 का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन, देखिए ओवरऑल रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, पूरी रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH2 HgOCOCH3 ट्वाइस वाटर, दूसरा प्रोडक्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब इसका रिडक्शन करते हैं तो यहां क्या प्राप्त होता है, OH और H, इस तरीके से क्या बन जाता है, RCHOH CH3। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे रिएक्शन में वाटर का एडिशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। पूरे रिएक्शन में देखा जाए ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में, तो वाटर का एडिशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू किसके, मार्कोनिक रूल के हिसाब से। तो चलिए अब इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात जब करते हैं तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट्स आता है कि नोट में लिखेंगे। पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ H एंड OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी नहीं होगी, अर्थात कहीं भी रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, एडिशन ऑफ H एंड OH इज एंटी एडिशन।
एंटी एडिशन जो H प्लस और OH का हो रहा है वह एडिशन हमारा कैसा होगा, एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन का अर्थ होता है जैसे RCr डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसमें दिया जाए सोडियम सॉरी मरकरी COCH3 वाटर, दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए RCr, अगर H ऊपर लगेगा तो निश्चित रूप से OH, ये दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी एडिशन होना चाहिए। जनरली यह हमारे एंटी एडिशन साइक्लिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर होगा तभी यह पॉसिबिलिटी होगी कि हम इसे एंटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, कब कर सकते हैं, एंटी तभी कर सकते हैं जब हमारा, देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, जब साइक्लिक कंपाउंड होगा तभी हम उसे जो है दिखा सकते हैं कि एंटी एडिशन है, नहीं तो सिंपली ऐसे करेंगे। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल होता है, कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो H और OH जुड़ते हैं वह सदैव क्या होते हैं, एंटी एडिशन होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही जुड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण मेथड्स है जिसकी हम बात करने चल रहे हैं, अगला मेथड है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के द्वारा भी हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जरा देखा जाए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। देखिए जो जल्दी रिड्यूसिंग रिएजेंट्स लिए जाते हैं वह हमारे लिए जाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2PT, चाहे H2PT ले लीजिए चाहे H2PT ले लीजिए, चाहे तो आप ले लीजिए क्या, सोडियम एथनॉल। जरा देखा जाए, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इसमें से कोई भी जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दिया जाए तो क्या करेगा, यहां पर H जोड़ देगा और इसको OH। ठीक, अगर रिड्यूसिंग एजेंट रिएजेंट अगर हम ले क्या, सोडियम एथनॉल ले लें, क्या ले लें, सोडियम एथनॉल ले लें, तो कहलाता है बोल ये रिएक्शन कराती है बोल ब्लैंक अपचयन। ये कई बार पूछा जाता है कि यदि कार्बोनिल ग्रुप का हम रिडक्शन करें किसके साथ, सोडियम, ये महत्वपूर्ण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यदि हम रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप का कर लें
एक कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इसका रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करें, सोडियम C2H5OH, तो प्रोडक्ट तो हमें सेम ही बनता है। अरे प्रोडक्ट क्या बनता है, सेम ही बनता है। तब रिएक्शन का जो नाम होता है वह बोवेल्ट ब्लांक अपचयन कहलाता है। कई बार पूछा है वो बोवेल्ट ब्लांक अपचयन क्या होता है, तो उसे हम इसके द्वारा पहचान लेते हैं। ये तो हो गया किसके द्वारा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड का जो है इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा भी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जरा देखा जाए, R1C डबल बॉन्ड O R2 प्लस RMgS। ठीक, देखिए यह हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव। सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और MgX ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखिए R1COMgX R और R2, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, यहां से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, H और OH हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R1COH R R R2 प्लस MgX OH बनेगा, अर्थात यह हमारा टर्सरी एल्कोहल बना। क्या बन गया, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। चलिए जरा देखते हैं, टर्सरी एल्कोहल की बात कर रहा है। अब देखिए, यदि R1 बराबर R2 बराबर H हो तो क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल। यदि R1 बराबर एल्किल ग्रुप हो और R2 बराबर H हो तो बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। यदि R1 बराबर एल्किल ग्रुप, R2 और R1 दोनों हमारे एल्किल ग्रुप हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन। अर्थात हम कह सकते हैं, यदि हमारा क्या R1 बराबर R2 बराबर H हो तो प्राइमरी एल्कोहल होगा, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मलिहाइड से हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, एस्टरलिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा और कीटोन से हमारा टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, अब ये तो हो गए प्रिपरेशन मेथड्स हो गए हमारे। एक मेथड और पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, चलिए उसको भी देख लेते हैं। एक होता है ऑक्सो मेथड। कौन सा मेथड है, ऑक्सो मेथड। ऑक्सो मेथड जो होता है वह हमारा लिया जाता है क्या, किसी भी एल्कीन को जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 देते हैं
कम दाब, लोअर प्रेशर एंड उच्च दाब, उच्च ताप देते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3, CH2, CH2, CHO प्राप्त। जब इसका रिडक्शन करते हैं तो बनता है CH3, CH2, 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 OH प्राप्त होता है। इस ऑक्सो मेथड के द्वारा भी हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सब रहे एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स। अब चलिए हम लोग बात करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हम बात करने चल रहे हैं किसके? एल्कोहल के भौतिक गुण के। एल्कोहल के भौतिक गुण। देखिए जो एल्कोहल है वह C1 से C14 तक हमारे द्रव हैं और C14 से ऊपर हमारे ठोस अवस्था। पहला पॉइंट क्या है? फिजिकल स्टेट में अगर देखा जाए तो क्या कहा गया? C1 से लेकर C14 तक हमारे क्या हैं? द्रव हैं। ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन की संख्या C14 से ऊपर है, C15 से 17 कार्बन के, 18 कार्बन के, 19 कार्बन के एल्कोहल हैं, वह सभी हमारे क्या हैं? ठोस रूप में हैं। अब चलिए जरा हम इनके विलेयता की बात कर लेते हैं। एल्कोहल के विलेयता, क्या विलेयता होगी एल्कोहल की, जिसको इंग्लिश में सॉल्बिलिटी कहा जाता है। एल्कोहल की हम लोग क्या बात करते हैं? सॉल्बिलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या सॉल्बिलिटी होगी। देखिए सॉल्बिलिटी आपको अगर चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं? देखिए एक बहुत बढ़िया विलेयता जो होती है आणुभार, दिस इज ए मॉलिक्यूलर वेट, अर्थात हम कह सकते हैं अणुभार बढ़ेगा तो एल्कोहल की विलेयता घटेगी, अर्थात मिथनॉल सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? देखिए विलेयता, अगर विलेयता की बात करें, हम कह दें मिथनॉल है, जल में विलेयता की बात की जा रही, और C2H5OH है और C3H7OH है। इनमें विलेयता का क्या? जल में विलेयता जो होगी, देखिए जरा विलेयता होगी वह सबसे ज्यादा किसकी होगी? C3H7OH, C2H5OH की होगी और फिर CS, अरे उल्टा हो गया, सॉरी, विलेयता जो जल में होगी वो CH3OH की ज्यादा होगी, C2H5OH की ज्यादा होगी, C3H7OH की ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी विलेयता होगी? मिथनॉल की, फिर एथनॉल की, उसका रीजन क्या? कि विलेयता बढ़ रही है, अणुभार बढ़ेगा। देखिए अणुभार यदि बढ़ रहा है तो देखिए अणुभार बढ़ेगा मीन्स मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो विलेयता भी हमारी घटेगी। तो हम रेसिप्रोकल में, व्युत्क्रमानुपाती में है, इसलिए कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट यदि अल्कोहल का बढ़ता है तो निश्चित रूप से विलेयता हमारी घटती है। देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए, इनके अणुभार की चर्चा कर ली जाए अगर, तो इसका अणुभार कितना है?
16 4 20, 32 है। इसका अनुभार कितना होगा? 24 36 46 है। इसका अनुभार कितना होगा? 14 जोड़ भर्ती है 36 16 60। अणुभार क्या है? अणुभार अणुभार बढ़ने का क्रम है, क्रम विलेयता के घटने का क्रम है। ठीक, अणुभार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या है? अणुभार के बढ़ने का क्रम है, तो विलेयता के घटने का क्रम। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता हमारी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। अब बात आई ऐसा क्यों होता है। सबसे अच्छी बात है कि इसका रीजन भी जानना कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, इसका जो रीजन होता है, जो हमारा देखिए ROH ग्रुप है, ठीक, ये हमारा जल प्रतिकर्षी होता है। ये चीज क्या होता है? जल विरोधी, जल प्रति जल प्रतिकर्षी होता है। और ये क्या होता है? यह हमारा जल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और यह जल प्रतिकर्षी होने के कारण से यह जल में क्या होगा? आविलेय होगा। ठीक, इस कारण से कहा जाता है कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वह घट जाती है। एक तरीका और हम आपको फार्मूले के रूप में बता देते हैं। जो विलेयता होती है, विलेयता देखिए, आइसोमर के केस की बात की जा रही है। किसके? आइसोमर के केस में जो विलेयता होती है वह पार्श्व श्रृंखला, विलेयता जो होगी पार्श्व श्रृंखला अपान एल्किल समूह का आकार। अगर एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। यदि पार्श्व श्रृंखला आइसोमर के केस में कर रहा है, पार्श्व श्रृंखला की बात कर रहा है, यदि पार्श्व श्रृंखला हमारी बढ़ेगी तो विलेयता भी बढ़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विलेयता होगी वह सबसे ज्यादा किसकी होगी? आइसोमर की विलेयता जो होती है वह टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। आइसोमर की जो विलेयता होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी? टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। जरा एक क्वेश्चन के रूप में इसी को हम चर्चा कर लेते हैं। निम्न को जल में विलेयता के क्रम में लिखिए। जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखें, क्रम में लिखिए।
निम्न एल्कोहल दिए गए हैं, इनके विलेयता क्रम के बढ़ते क्रम में लिखना है। पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है CH3, तीसरा दिया गया है आपको ऑर्डर बताना है, किस ऑर्डर में है ये, आपको ऑर्डर बताना है कि यह किस ऑर्डर में है, कि पहला जल में विलेयता सबसे ज्यादा किसकी होगी, बताइए। आंसर दे दीजिए आप लोग। देखिए, आपने कहा कि जो विलेयता होगी वो पहले किसकी होगी, थर्ड वाले की होगी, क्योंकि ब्रांचिंग चेन इसमें ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग चेन कम है, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, तो जो ऑर्डर होगा जल में विलेयता का, जल में विलेयता का, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा तीसरे की होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर हमारी पहले की होगी। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तीसरे का, फिर दूसरे का। क्यों, क्योंकि जो विलेयता होती है पार्श्व श्रृंखला होती है, जिसमें पार्श्व श्रृंखला ज्यादा होगी उसमें जल की विलेयता ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जल में विलेयता सबसे ज्यादा टर्सरी एल्कोहल की होगी, तब सेकेंडरी की होगी, तब प्राइमरी एल्कोहल की होगी। चलिए, ये तो बात हो गई जल में विलेयता की। अब हम चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। हम बात कर ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स की। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं कि दोनों अणुभार के बढ़ने के कारण से बढ़ते हैं। इसका मतलब किसी एल्कोहल का यदि अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक, इसे हिंदी हिंदी में क्या नाम देंगे, क्वथनांक व गलनांक, क्वथनांक व गलनांक। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखिए, ये कहता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक या गलनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अणुभार। किसके होते हैं, अणुभार के होते हैं। और यह अणुभार किसके प्रोपोर्शनल होता है, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल के। किसके होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया। क्या कहेंगे, सरफेस एरिया, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल्स फोर्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वंडर वाल फोर्सेज। अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, देखिए, अणुभार बढ़ेगा
तो निश्चित रूप से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण से वंडर वाल्स आकर्षण बल आकर्षण बल बढ़ेगा, और वंडर वाल्स आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स दोनों बढ़ जाएंगे। बात समझ आई? क्या कहा कि अणुभार यदि वृद्धि होगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वंडर वाल्स फोर्स अर्थात वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण बल बढ़ेगा। अगर आकर्षण बल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। जैसे देखा जाए सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट्स हम बात करते हैं, देखिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की जब बात की जा रही है, क्वथनांक की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? यह क्रम होगा C4H9OH, ब्यूटानॉल का, फिर प्रोपेनॉल का होगा, फिर एथेनॉल का होगा, फिर मेथनॉल का होगा। उसका मात्र एक रीजन है क्या? कि इनके अणुभार बढ़ते क्रम में है। इधर क्या है? अणुभार का बढ़ने का क्रम बॉइलिंग पॉइंट्स अर्थात क्वथनांक के बढ़ने का क्रम। के बढ़ने का क्रम, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी बढ़ने का क्रम होगा। अर्थात जैसे जैसे हम उकरेंगे एल्कोहल का अणुभार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। अर्थात पदार्थ का क्या होगा? एल्कोहल का जो है अणुभार बढ़ने के साथ साथ उनके क्या बढ़ते जाएंगे? बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। अगर हम इनके व्युत्पन्न की बात करें तो व्युत्पन्न का जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका क्वथनांक एल्कोहल के क्वथनांक से सदैव कम होता है। हम कह सकते हैं जो डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज लेस देन एल्कोहल। अर्थात बॉइलिंग पॉइंट डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट सदैव एल्कोहल के कंपैरिजन में कम होंगे। अर्थात जैसे हम कह दें, बात कर लें कि CH, देखिए बात हम CH3OH की बात करें और CH3Cl की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सदैव किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह CH3OH का होगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? CH3OH का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव्स का एल्केन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव एल्केन इज लोअर देन एल्कोहल। जो उसके एल्कोहल होते हैं, और एल्कोहल में जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का कारण क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है।
ठीक, चलिए अब जरा देखा जाए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह डायरेक्टली क्या किसके होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे होता है। अनदर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ले रहे हैं इसी में, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा शो करेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा शो करेगा तो निश्चित रूप से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब देखा जाए, ये तो बात इसकी हो गई। अब हम नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, कहता क्या है कि अगर कार्बन श्रृंखला में ब्रांचिंग की वृद्धि होगी, अर्थात कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से एल्कोहल के क्वथनांक घटते जाते हैं। बात समझ आई। अगर हम कह सकते हैं कि या डायरेक्टली इसको अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ब्रांचिंग। ब्रांचिंग अर्थात जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से क्वथनांक घटेगा। बस समझ आई। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से क्वथनांक क्या होगा, ये जो क्वथनांक होता है वह हमारा घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। इस चीज को ध्यान रखें, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता जाता है, ये अर्थात वंडर वाल्स बल में कमी आती जाती है। इस कारण से हमारा क्वथनांक भी घटता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए हम बात करें कि ये एक हमारा CH3 CH2 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 OH है, और एक है CH3 CH2 CH3 CH2 OH है, और तीसरा एल्कोहल है CH3 CH3 OH। इस सेम आइसोमर है, ये किसके हैं, आइसोमर है, समवयी है, समवयी है। तो इनके क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखा जाए अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर देखिए चेन बढ़ रही है, चेन बढ़ने के कारण से इनके बॉइलिंग पॉइंट घट जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो आपका बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, अगर इसे ए कहें, इसे बी कहें, इसे सी कहें, तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स होगा वह सबसे ज्यादा ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। अर्थात क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग बढ़ेगी तो इनका सरफेस एरिया घट जाता है। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे सरफेस एरिया हमारा घटता जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यदि हम ब्रांचिंग बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने के कारण से हम कह सकते हैं कि उनमें आकर्षण बल घटता है। आकर्षण बल घटने के कारण से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, जो होगा सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कम किसमें है, पहले में, इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। अब इतना होने के बाद ये रहे पूरे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए एल्कोहल जो होता है वह वाटर सॉल्युबल होता है। कोई भी सॉल्वेंट एक दूसरे में मिसबिल तभी होंगे जब उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। बात समझ आए? एक दूसरे में मिसबिल कब होंगे, जब दोनों में एक दूसरे में क्या शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर रहे हैं तो कभी भी दो सॉल्वेंट एक दूसरे में मिसबिल नहीं होंगे। अब जरा हम इनके बात कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एल्कोहल में किसकी बात करते हैं, केमिकल। ये तो सारी फिजिकल हो गई, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं जरा देखा जाए। रासायनिक जो गुण होते हैं, पहली बात कहा गया कि जो एल्कोहल होते हैं वह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके के रिएक्शन होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कि जो एल्कोहल होते हैं यह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रकार के अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं, न्यूक्लियोफाइल की भी अभिक्रिया देंगे और इलेक्ट्रोफाइल भी देंगे। क्लियर? एल्कोहल क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी अभिक्रिया देंगे और न्यूक्लियोफिलिक भी अभिक्रिया देते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। दो चीजें इसमें है, इसीलिए कहा जाता है एम्फोटिक नेचर। एल्कोहल का नेचर लगभग उदासीन होता है, लेकिन फिर भी यह दो तरीके के अभिक्रिया देता है। तो एल्कोहल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, नंबर 2 पॉइंट कर रहा है। यदि एल्कोहल यदि हमारा एल्कोहल जो है अब न्यूक्लियोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है, यदि एल्कोहल न्यूक्लियो फाइल के रूप में तो फाइल के रूप में अभिक्रिया करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तब हमेशा अगर क्या करा है, यदि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है तो OH बंध टूटता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बात कर रहा है, यदि हमारा न्यूक्लियोफाइल यदि हमारा क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, OH बंध टूटेगा। ठीक जैसे एल्कोहल का है,
तो हमारा जो बंध होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो दिस बॉन्ड ब्रेकिंग। दूसरा पॉइंट्स, यदि एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है, के रूप में अभिक्रिया करता है, तो CO बंध टूटता है। तो हमारा कौन सा बंध टूटेगा? CO बंध टूटता है। यदि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है तो CO बंध के रूप में टूटता है। क्लियर? हमारा कौन सा, देखिए बड़ी अच्छी बात इसने कहा कि अर्थात ये CO बंध अर्थात एल्कोहल है, ये देखिए CH3OH है, तो फिर दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग। बड़ी अच्छी बात है, पता चल गया कि कौन से बंध ब्रेकिंग करेंगे। यह निर्भर करेगा हमारा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। भाई बात तो दोनों की जाएगी, कौन सा बंध ब्रेकिंग करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यह हमारा OH बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा है। अब हेडिंग क्या है? यदि एल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेकिंग है, एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग हो? OH बॉन्ड ब्रेकिंग की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड्स। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की बात हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले जरा हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी जो एल्कोहल की होगी वह होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की। किसके होती है? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। किसकी चर्चा कर रहा है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। इट मीन्स अगर एसिडिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। चलिए जरा देखते हैं कि यह हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये डिसोसिएट करेगा तो RCH2O माइनस और H प्लस देगा। RCHR डिसोसिएट होगा, RCHRO माइनस होगा, RCHR RCRR प्लस होगा।
सभी पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, सभी पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। इधर देखिए, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, ये हमारा टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। इनके देखिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग आदर, और यहां पर एसिडिटी इज डिक्रीजिंग आदर। एसिडिटी अम्लता का घटने का क्रम है, अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो है, अरे सॉरी, ओ एक मिनट रुकिए, तो थोड़ा गलत, मैं मेरे दिमाग से ही उतर गया था, ये माइनस होगा, ये माइनस। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, तो एसिडिक करेक्टर सबसे कम, इसकी एसिडिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसका एसिडिक करेक्टर, अर्थात अम्लता का जो क्रम होता है, देखिए का क्रम जो होता है, क्रम होता है, वह प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी एल्कोहल। अर्थात अम्लता में जो होता है, सबसे ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल की अम्लता होगी, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की होगी, फिर हमारे टर्सरी अल्कोहल की अम्लता होगी। और जो रिएक्टिविटी होती है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, अर्थात अम्लता जो होती है होगी, वह क्रियाशीलता भी होगी। अर्थात हम कह सकते हैं जो एल्कोहल का क्रम होगा अम्लता का, वही क्रम किसका होगा, रिएक्टिविटी का भी होगा। अर्थात अम्लता प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्टिव, फिर टर्सरी अल्कोहल रिएक्टिव। उसी प्रकार से सबसे ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल एसिडिक, फिर सेकेंडरी अल्कोहल एसिडिक, फिर टर्सरी अल्कोहल एसिडिक। अब जरा इसके हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें। इसके क्या करें, हम प्रॉपर्टीज की बात करें। जब हमारा OH बंध विचलन हो रहा है, मीन्स यह बंध कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो हमारा OH बंध विचलन शो करेगा, अर्थात हमारे कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ, इसके OH बंध ब्रेकिंग की बात करने चल रहे हैं। तो नंबर 1 इसमें रिएक्शन जो आती है OH बॉन्ड ब्रेकिंग की, नंबर 1 रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसे कोई अल्कोहल लिया गया है, अगर इसे सोडियम से रिएक्शन कराया जाए तो ये क्या बनेगा, RO माइनस Na प्लस और हाफ H2 बनाएगा। अर्थात ये क्या बना देगा, हमारा हाफ H2 और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात की जा रही है, एस्टरीफिकेशन। दूसरी महत्व, यही रिएक्शन पूछी जाती है, जब भी पूछी जाती है एस्टरीफिकेशन। जरा हम बात करते हैं एस्टरीफिकेशन की। एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH और हमारा होता है एल्कोहल। तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी देखा जाए तो इसका OH और इसका H हो लगता है,
यही किसका OH इसका जाएगा कि इसका जाएगा, तो देखा गया OH किसका जाता है, हमारा एसिड का OH जाता है और इसका H जाता है और प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H2O। इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में एस्टर का बनना ही एस्टरिफिकेशन कहलाता है। एस्टर बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का क्या नाम दिया जाएगा, एस्टरिफिकेशन। बहुत एक नोट इसके आगे जरा लिख लीजिए। नोट क्या कहता है, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड समान हो तो क्या करा है, इसको हिंदी में लिख लीजिए, चाहे एस्टरीकरण करा है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड समान हो तो ROH अर्थात एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्या ऑर्डर हो सकता है, तो जो यदि करा है, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड समान हो तो ROH की क्रियाशीलता का क्रम प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी एल्कोहल, अर्थात यदि क्रियाशीलता समान होगी तो निश्चित रूप से किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक करेक्ट जो एल्कोहल की क्रियाशीलता होगी। अगर यहां पर देखिए जाएगा, यहां पर सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी एल्कोहल लिया गया है, अगर सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल लिया जाए तो किस एल्कोहल, तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा, प्राइमरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी एल्कोहल, फिर टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट करेंगे। बात क्लियर हो गई। ये कब, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सेम हो तो रिएक्टिविटी का कंसेप्ट क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट करेगा कि टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट करेगा। अक्सर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि तीसरा रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या रिएक्शन होगी, बात समझे। देखिए, जब एल्कोहल हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो सदैव हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। कोई भी आप ले लिया जाए एल्कोहल ROH डैश, अगर R डैश MgF से लिया जाए तो क्या होता है, यहां से इतना निकल जाएगा, अर्थात R डैश H बन जाएगा और MgXO R, अर्थात जब एल्कोहल से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन करता है तो सदैव क्या बनता है, हमारा जो है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। जब भी एल्कोहल रिएक्ट करेगा, जैसे अनदर एग्जांपल से ले लिया जाए CH3 CH2 OH ले लिया जाए और इसे CH3 MgX दिया जाए तो क्या बनेगा, यहां से इतना निकल जाएगा और मीथेन गैस का फॉर्मेशन कर देगा और ठीक CH3 CH2 MgX का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी, मीथेन गैस बन जाएगी, जिसे हम गोबर गैस या फायर आप डंप गैस के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन गैस हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो हो गया किसके साथ रिएक्शन करने के साथ, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अब क्रिया कर लिया। नेक्स्ट
अपक्रिया है बेंजोइलेशन। तीसरी अपक्रिया महत्वपूर्ण है बेंजोइलेशन। बी बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन का अर्थ होता है एल्कोहल की अपक्रिया जब हम C6H5Cl जब एल्कोहल की अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? देखिए NOH के प्रेजेंस में यहां से हमारा HCl निकल जाता है और यह पूरा ग्रुप जाकर वहां पर जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा? C6H5C डबल बॉन्ड OR। इस अपक्रिया का नाम है बेंजाइलीकरण कहा जाता है। तो हमारा उत्पाद क्या बन जाएगा? C6H5C डबल बॉन्ड OR। यह अपक्रिया कहलाएगी बेंजोइलेशन। ये तो सारी अपक्रिया किसकी हो गई? जब हमारा कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग किया? OH बॉन्ड ब्रेकिंग किया। एल्कोहल के OH बॉन्ड ब्रेकिंग की चर्चा की गई। जो दूसरी महत्वपूर्ण अपक्रिया होगी अब हमारी, वह एल्कोहल के, जैसे एल्कोहल है, इसको ऐसे लिखिए, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, इसके बॉन्ड की ब्रेकिंग की चर्चा हम लोग करेंगे। इसके चर्चा करेंगे कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड, अर्थात जब एल्कोहल हमारा कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अपक्रिया करते हैं, अर्थात इस जो एल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है यह ब्रेक करेगा, तो कौन कौन सी अपक्रियाएं देता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए जब अगर यह बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा है तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, देखिए यहां हेडिंग क्या हो जाएगी? बॉन्ड ब्रेकिंग, या क्लीवेज भी लिखा जाता है, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड की क्या बॉन्ड ब्रेकिंग होगी? ठीक, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल आप लोग को पुनः हम 5:30 PM पर आपसे पुनः मुलाकात होगी एल्कोहल के बचे हुए रिएक्शन के साथ। कल आपका टर्न एक खत्म हो जाएगा, एल्कोहल कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एल्कोहल के कंप्लीट होने के बाद तो परसों से, अर्थात कल आपकी 13 तारीख डेट है, 14, 15, 16, 3 डेज पेपर होगा। 3 दिन हमारा क्या होगा? पेपर होगा। इस 3 दिन में आपको हम पेपर कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, उनकी व्याख्यात्मक हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन में हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को आना भी है, आपको क्वेश्चन को कंप्लीट भी करना है विद इन टाइम में, दिए गए समय में आपको क्या करना है? क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और यदि आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को ट्रिक समझिए, किस ट्रिक के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रिक जब तक नहीं याद होगी तब तक आप क्वेश्चन पेपर को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कल हम लोग पुनः मुलाकात करेंगे 5:30 PM पर। जो एल्कोहल के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो एल्कोहल के बचे हुए रिएक्शंस हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और कल एल्कोहल हम लोग खत्म कर लेंगे। तो परसों अर्थात 14 तारीख को
14, 15 और 16 को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आएंगे, उसके क्वेश्चनों को करेंगे, सॉल्व करेंगे और जानेंगे। देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने मित्र को हो, उन लोग को चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। यदि कोई दिक्कत हो रही हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। आपको पर डे आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन कराए जाएंगे। पर डे कुछ ना कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग। जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को। ओके, थैंक यू।